हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में शब्द विचार शुरू किया था, जिसमें आपने शब्दों के 3 आधार पर भेद किए हैं: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों आपने उत्पत्ति के आधार पर पुनः शब्दों के 4 भेद किए हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। इसके बाद बनावट के आधार पर भी शब्दों के 3 भेद हैं, जिसमें पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। चलिए इसे रिवीजन करते हुए फिर आगे हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको शब्द विचार के बारे में अर्थात शब्दों के बारे में बताया कि शब्द क्या होते हैं। तो शब्द बनते हैं वर्णों से और शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं, वाक्य से भाषा बनती है। ये आप वर्ण विचार में भी पढ़ चुके हैं। और शब्दों को जब आप तोड़ोगे तो वो वर्णों में विच्छेदित हो जाता है, यानी कि अलग अलग वर्णों में या ध्वनियों में वो टूट जाता है। जैसे आपने बस को तोड़ा तो ब धन अ धन स धन अ, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हैं, शब्द हैं, और इन शब्दों को आप वर्णों में तोड़ सकते हैं। हमने शब्दों की एक बहुत छोटी यहाँ पर परिभाषा बताई थी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी वर्ण है और आपने किसी भी वर्ण को उठा करके सीक्वेंस पर क्रमबद्ध तरीके से लिखा तो वो आपका क्या है, सार्थक मेल होना चाहिए। सार्थक का अर्थ जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है ना। अब जैसे ये आपका उधर शब्द है, इसी को अगर आप आगे पीछे कर दें, अब उधर किसके, या इधर है, ये किस किस से मिलकर बना है, ई, ध और र। अगर आप इसको उल्टा कर दें, र को पहले लिख दें, तो क्या ये कोई शब्द बन रहा है? क्या ये कोई शब्द बन रहा है? तो ये शब्द ही नहीं है, जबकि ये भी वर्णों का मेल है। तो ये जो सार्थक मेल है, इस पर फोकस करेंगे कि वर्णों का ऐसा मेल जिससे शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द जो होता है उसका अपना अपने आप में उसका एक अर्थ होता है। हिंदी भाषा के शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, यानी कि कोई शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से उसने जन्म लिया है, उस शब्द ने कहाँ से आया वो शब्द, ये उत्पत्ति के आधार पर है कि कोई भी शब्द है वो कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका जन्म कहाँ से हुआ। तो क्योंकि हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं और हिंदी से पुरानी भाषा आपकी संस्कृत भाषा है, प्राचीन भाषा, यानी कि पहले संस्कृत भाषा आई और बाद में हिंदी भाषा आई। तो जब हिंदी भाषा आई तो इस हिंदी भाषा में संस्कृत की भाषा के कुछ शब्द थे, जिन शब्दों को हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किया गया, अर्थात जैसे वो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जा रहे थे ऐसे ही उनको हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया गया। ऐसे शब्दों को हिंदी भाषा में तत्सम शब्द कहा गया। संस्कृत भाषा में तो वो संस्कृत के शब्द होंगे, लेकिन हिंदी भाषा में ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा गया। जैसे कि कर्ण, दधि, दुग्ध, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में भी ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। कई बार आप देखते होंगे कर्ण लिखा रहता है, दधि लिखा रहता है, दुग्ध लिखा रहता है, तो इनको कहते हैं तत्सम शब्द। तत्सम, जैसा वो संस्कृत में था ऐसे ही वो हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ तद्भव शब्द है दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर। तो तद्भव शब्द क्या होता है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका बदला हुआ रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है, अर्थात मूल रूप से ये भी संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं। मूल रूप से ये भी संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं, लेकिन इनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है, ठीक। लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया। जैसे आपने कर्ण कहा था, वो संस्कृत भाषा का शब्द था, प्योर जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब कर्ण ना कहकर उसे कान कह दिया, तो ये तद्भव शब्द हो गया। अर्थात उन्हीं संस्कृत भाषा के शब्दों को परिवर्तित कर दिया, उनमें बदलाव ला करके हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया गया, तो ये आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। कुछ यहाँ पर लिस्ट दी गई है तत्सम और तद्भव शब्द, अर्थात जैसे वो संस्कृत भाषा में थे
उनका प्रयोग तत्सम की तरह किया जाता है और तद्भव में उनका प्रयोग जो है उनमें के बदले हुए रूप में किया जाता है। ठीक है ना। चलिएगा, इन सभी शब्दों को आप लिखेंगे। कौन कौन से शब्द हैं? सूर्य का सूरज, स्वर्ण का बदला हुआ रूप सोना, दधी का दही, हस्त का हाथ, ग्राम का गांव, रात्रि का रात, दंत का दांत, मुख का मुंह, घोटक का घोड़ा, सर्प का सांप, आम्र का आम, दुग्ध का दूध। इसी प्रकार से मयूर का मोर, घृत का घी, कर्ण का कान, सत्य का सच, अग्नि का आग, चंद्र का चांद। तो ये सभी तत्सम शब्द और तद्भव शब्द है। यानी कि इधर जो तत्सम लिखे हैं ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में भी इनको ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। और जो तद्भव शब्द हैं ये कुछ बदले हुए रूप हैं। तो जब इनको बदले हुए रूप में लिखा जाता है तो ये तद्भव कहलाते हैं, और ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसे नोट कीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं हम देशज शब्द की। तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है जिनको हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। आपने भाषा लिपि और व्याकरण में भी आपने पढ़ा कि हमारे देश में विभिन्न, क्योंकि हमारे देश में विभिन्नताएं हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग बोली बोली जाती है। और प्रदेश ही छोड़िए, आप हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। प्रदेश के हर क्षेत्र में भी अलग अलग, एक डिस्ट्रिक्ट में ही कितने क्षेत्र होंगे, उन क्षेत्रों में जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। और इन क्षेत्रीय भाषाओं की जो आम बोलचाल की भाषा है उनमें से ही कुछ शब्द उठा करके हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे शब्दों को देशज शब्द, क्योंकि ये देश की आम बोलचाल की भाषा है इसलिए इसे देशज शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द, विदेशी का अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, अर्थात हिंदी भाषा में भी जिनका प्रयोग किया जाता है वे आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, रुमाल, अलमारी आदि। बनावट के आधार पर, तो बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीन प्रकार की बनावट, यानी कि शब्दों की बनावट कैसी है। पहले आपने उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका जन्म कहाँ से वो शब्द आया है। अब बनावट के आधार पर जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो रूढ़ क्या होता है? जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, बस, कार, नाव, दाल आदि। ये आपके रूढ़ शब्द हैं। और दूसरा है बेटा आपका यौगिक शब्द। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं, जिनके सभी टुकड़ों के अर्थ होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, रेलगाड़ी, रसोई घर, नील कमल आदि। ठीक है, तो ये आपके योग रूढ़ हैं। तो हमने यहाँ तोड़ा भी था, पाठशाला को पाठ धनशाला, रेलगाड़ी को रेल धन गाड़ी, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। रसोई धन घर रसोई घर, नील धन कमल नील कमल। तो ये आपके यौगिक शब्द हो गई। तीसरा यहाँ पर योग रूढ़ आता है, जिसमें योग भी है और रूढ़ भी है। तो उसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि यौगिक तो है ही, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल तो है, लेकिन रूढ़ कब होगा? किसी विशेष अर्थ में, यानी कि उसका कोई विशेष अर्थ निकलता है। उदाहरण से समझ लीजिए, दशानन, दस का अर्थ होता है दस, जो गिनती का 10 होता है। आनंद का अर्थ है मुख, दशानन का अर्थ होता है रावण, रावण को कहा जाता है दशानन। ठीक है, इसी प्रकार पंकज, तो पंक धन जौ, इस दो भागों में इसने तोड़ दिया, हमने इसे दो शब्दों में तोड़ दिया, इसका भी अपना अर्थ है, इसका भी अपना अर्थ है। ठीक है, तो अब कीचड़ में जन्म लेने वाला किसे कहा जाता है? कमल को। और कमल रूढ़ शब्द है, तो विशेष अर्थ में तो रूढ़ होगा और बाकी वो जो है यौगिक होगा, तो योग रूढ़ इसलिए कहा गया है। आइए हम बात करते हैं तीसरा यहाँ पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्रयोग के आधार पर बच्चों आपके शब्दों के दो भेद हैं, जिसमें विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में विकार आ जाता है, किस पर, किस आधार पर? विकारी। लिखिएगा, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं।
विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चलिए, विकारी शब्द क्या हो जाता है? विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं, क्या कहा? विकारी शब्द जिन शब्दों में किस पर लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। किस किस आधार पर? उसके लिंग में परिवर्तन हो जाता, विकार का अर्थ परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जिसमें जिसके लिंग को परिवर्तित किया जा सकता है, वचन को परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके कारक को परिवर्तन और पुरुष को क्या किया जाता है? परिवर्तन उसका किया जाता है, ठीक है। तो वे आपके क्या कहलाते हैं? वे आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। इस वाक्य की क्या विशेषता है? सबसे पहले तो ये वाक्य आपका क्या है? पुल्लिंग में है, इसमें है पुल्लिंग में है। और दूसरा ये जो है एक वचन में है, एक वचन में है, ठीक है। इस वाक्य में आप परिवर्तन कर सकते हैं, किन किन आधार पर? एक तो आपने ये एक वचन में है, ठीक है, तो आपने क्या कहा? लड़का खेल रहा है। इसके वचन को आप परिवर्तित कर देंगे तो लड़के खेल रहे हैं, ये एक वचन में है और ये बेटा आपका बहुवचन में है, यानी कि परिवर्तन तो हुआ है, लड़का था अब लड़के हो गया। ये बेटा आपका एक वचन एक वचन, और ये आपका बहुवचन है ना, ये आपका बहुवचन है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। लड़का, लड़के, परिवर्तन हुआ वचन के आधार। पुनः आप इसको लिंग के आधार पर भी इसका परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? लड़की खेल रही है, लड़की खेल रही है और लड़कियां खेल रही है, अर्थात इसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, ये विकार आ जाता है इसमें। इसका लिंग परिवर्तन किया जा सकता है, इसका वचन परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण देखिए, लड़की पढ़ती है, तो ये लड़की है, स्त्रीलिंग में है, ठीक है, और एक वचन में है, एक वचन में, स्त्रीलिंग और एक वचन में है, लड़की पढ़ती है। इसके वचन को परिवर्तित कर दिया, लड़की का हो गया लड़कियां, तो ये आपका बहुवचन में परिवर्तित हो गया, अर्थात इसमें विकार आ गया, इसमें परिवर्तन आ गया। ये क्या हो गया? ये परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन शब्दों में तो किसमें परिवर्तन हुआ? लड़का में, और साथ में देखिए उसकी क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है ना। देखिए काम क्या हो रहा है? खेल रहा है, ये सहायक क्रिया है, तो खेल रहे हैं, इसमें भी परिवर्तन हुआ। तो इन शब्दों में क्या हुआ है? इनके वचन के आधार पर परिवर्तन आया, विकार आया है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, ठीक है। तो विकारी शब्द का अर्थ परिवर्तनकारी शब्द, जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, किस आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और पुरुष के आधार पर, कारक के आधार पर, वे शब्द आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। समझ गए? और विकारी शब्दों के प्रकार हैं यहाँ पर। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं, 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। किसी भी वाक्य को बनाने में आप उस वाक्य में देखेंगे या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, क्रिया होगा, क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें संबंध बोधक होगा, उसमें समुच्चय बोधक होगा, विस्मयादि बोधक, यही तो होते हैं वाक्य में। तो ये जो 4 प्रकार हैं, ये है पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और क्रिया। ये सब विकारी शब्द है, अर्थात इन सभी शब्दों में उनके लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर, काल भी आएगा, काल यानी समय के आधार पर, क्रिया में समय के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। और जब आपकी संज्ञा परिवर्तित होगी, लड़का देखिए, लड़का क्या है? संज्ञा है, लड़का संज्ञा है। या हम कहें वह खेल रहा है, तो वह क्या है? सर्वनाम है।
ठीक है, तो वह का वे कर देंगे, बहुवचन में आ जाएगा, वह एक वचन में है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। और देखिए जब एक वचन के लिए की विशेषता, देखिए विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम, आगे हम पढ़ेंगे इसे। एक छोटा सा मैं आपको रिवीजन यहाँ पर बता देती हूँ ताकि आप आगे जब पढ़ें तो समझ में आपको आए। तो संज्ञा क्या होता है, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव, ठीक है, और पशु पक्षियों के नाम को, अभी हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। संज्ञा होता, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे आपके सर्वनाम कहलाते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। जब परिवर्तन संज्ञा और सर्वनाम में होगा तो विशेषण में भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि हम विशेषता भी तो संज्ञा और सर्वनाम की ही बता रहे हैं। और क्रिया में काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए इधर देखिए, लड़का खेल रहा है, तो यहाँ एक वचन में थी इसकी जो क्रिया है। अभी हमने कहा लड़के खेल रहे हैं, तो जो सहायक क्रिया है रहे हैं और रहा है, इसमें भी परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन हो रहा है ना क्रिया में भी। तो ये आपके विकारी शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल किसी के भी आधार पर परिवर्तन हो सकता है। और हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा में परिवर्तन कर सकते हैं, हम सर्वनाम में परिवर्तन कर सकते हैं, हम विशेषण में परिवर्तन कर सकते हैं, और साथ में हम क्रिया में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये प्रयोग के आधार पर पहला भेद था विकारी शब्द। अब हम दूसरे शब्द की बात करेंगे, दूसरा भेद अविकारी शब्द। अब अ का अर्थ क्या होता है, नहीं, जिसमें विकार न किया जा सके, जिसमें परिवर्तन ही ना हो। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है वे आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्ययी भी कहते हैं, इन्हें अव्ययी भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए तथा। अब तथा शब्द में आप क्या परिवर्तन करेंगे, ना तो इसमें लिंग बदल सकते हैं आप, ना तो इसका आप वचन बदल सकते हैं, ना कारक बदल सकते हैं, ना पुरुष बदल सकते हैं, ना काल बदल सकते हैं। लेकिन कल, और, आज, हाय, तुरंत, धीरे धीरे, तो इन शब्दों में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। चाहे आप किसी वाक्य का लिंग बदल दें, वचन आप बदल दें, कुछ भी बदल दें, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने कहा वह धीरे धीरे चलता है, जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, वह धीरे धीरे चलता है और धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब इसका परिवर्तन कर सकते हैं, देखो वह में तो परिवर्तन हो सकता है, ये तो सर्वनाम है, इसे आप बदल सकते हैं। चलता है, देखते हैं, इसमें लिंग बदल देते हैं इसका, या लिंग ना बदलें, वचन बदल देते हैं, वे धीरे धीरे चलते हैं। देखो क्रिया में और सर्वनाम में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन जो ये धीरे धीरे था, ये एक वचन में भी धीरे धीरे था, और ये हमने बहुवचन में लिखा, यहाँ भी धीरे धीरे है, तो इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये जो शब्द है ये अविकारी है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप एक उदाहरण से। जिस प्रकार से हमने बात की कि विकारी शब्दों के 4 भेद हैं, इसी प्रकार से अविकारी शब्दों के भी 4 भेद हैं। 4 भेद हैं, कौन कौन से 4 भेद हैं? पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, जब आप किसी काम की विशेषता बताते हैं तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। संबंध बोधक, जिस शब्द के द्वारा क्या होता है, किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य से बताता है, वो संबंध बोधक संबंध बताता है, तो वो संबंध बोधक कहलाता है। तो इसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। समुच्चय बोधक में भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और विस्मयादि बोधक में भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपका
और लेकिन ये तो आपका समुच्चय बोधक हो गया। ठीक है, तो ये कुछ अभिकारी शब्द हैं, इनको आप लिखेंगे। तो हिंदी भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं, दो भेद हैं। पहला भेद विकारी शब्द, दूसरा भेद अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द के भी विकारी शब्द के चार प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसी प्रकार अभिकारी शब्द के भी चार यहाँ पर प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस तरह से हमने शब्द विचार पढ़ा और शब्दों के बारे में हमने पढ़ा। तो आइए इसे दोहराते हैं, क्या क्या चीजें आपने इस पूरे में पढ़ा। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्द। बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द के चार प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। और अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। तो आइए इसी टॉपिक के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं, कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पर करते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय। तीन विकल्प दिए गए हैं, उनके सामने एक बॉक्स बना है, एक उसमें आप सही का चिन्ह लगाएंगे, जो सही उत्तर होगा। तो वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, लिपि कहते हैं या भाषा कहते हैं? सही पर आप टिक लगाएंगे। शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है? 2 आधारों पर, 3 आधारों पर या फिर 4 आधारों पर? संस्कृत के शब्द कहलाते हैं देशज, तद्भव और तत्सम। सही पर उत्तर लगाएंगे, टिक करेंगे। आम बोलचाल की भाषा से आए शब्द कहलाते हैं देशज, विदेशी या अविकारी शब्द। इनमें विकारी शब्द है क्रिया विशेषण, क्रिया, समुच्चय बोधक। तो चलिए, ऑप्शन किस तरह से आप करेंगे? तो वर्णों के सार्थक मेल को बेटा आप शब्द कहते हैं। शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है? तो आप जानते हैं शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। संस्कृत के जो शब्द हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। आम बोलचाल की भाषा से आए शब्द कहलाते हैं देशज शब्द, जो देश से उत्पन्न शब्द, भाषा के शब्द। इनमें विकारी शब्द है, विकारी जिसमें विकार आ जाता है, तो क्रिया में विकार आ जाता है। बाकी समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण आपके अविकारी शब्द हैं। चलिएगा, अभी आपने ऊपर तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े हैं, तो आपको यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्दों के, तत्सम शब्द दिए गए हैं, उनके बदले हुए रूप अर्थात तद्भव शब्दों को लिखने हैं। जैसे मयूर का मोर है, ठीक है, और मयूर का आप लिखेंगे मोर, है ना। आगे देखिए, घृत का क्या हो जाता है? घी, दंत का दांत, दधी का दही, सूर्य का सूरज, कर्ण का कान। ये आपके कुछ शब्द यहाँ पर हैं। मोर हो गया, चलिए लिख लेते हैं। मोर, घृत का घी, दांत, दधी दही, सूर्य, सूरज, कर्ण, कान, ये इनके तद्भव रूप है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। अर्थात यहाँ पर आपको तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखना है। इसमें है सच, अलमारी, आम्र, ग्राम,
वकील, हाथ, पगड़ी, घोटक, रुमाल, डॉक्टर, स्कूल और बिटिया। चलिए छांट कर लिखेंगे जल्दी से। चलिएगा, तो इनमें से आपने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को अलग अलग छांटना है। जैसे आपका आम्र क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऊपर आपको सभी लिखाए हुए शब्द हैं, तत्सम को अलग लिखें, तद्भव को अलग लिखें, देशज को अलग लिखें और विदेशी शब्द को अलग लिखिएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाइए। यौगिक जानते हैं ना आप, दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द होता है यौगिक। तो जैसा आपका रसोई धन घर ऊपर करा चुके हैं आपको, रसोई धन घर क्या बनेगा, रसोई घर। ऐसे ही पाठ धनशाला पाठशाला हो जाएगा, धर्म धनशाला धर्मशाला, राष्ट्र धनपति राष्ट्रपति। तो ये आपका प्रश्न है, इसे नोट कीजिए। शब्द किसे कहते हैं, यहाँ प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। शब्द किसे कहते हैं और इनका वर्गीकरण आपको यहाँ पर लिखना है। शब्द आपको बताए थे और इनका वर्गीकरण करेंगे आप। तत्सम तथा तद्भव शब्दों में उदाहरण सहित अंतर बताना है कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। अभी हम पढ़ा कर आए हैं, तो अब इसे लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। चलिए, विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट करना है। क्या अंतर लगा आपको विकारी और अविकारी शब्दों में, तो आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर ही आप अंतर बताएंगे और खुद से बताएंगे। आपको पता है विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन होता है, किसके आधार पर, लिंग वचन कारक, और सीधे उदाहरण सीधे परिभाषा ही आएगी यहाँ पर, क्योंकि वही उसमें अंतर है कि एक में परिवर्तन आ जाता है तो दूसरे में परिवर्तन नहीं आता है। चलिए, अब यहाँ पर आपके पास एक पहेली आपको दी गई है। इस पहेली से बेटा आपको तत्सम शब्द निकालना है, तद्भव शब्द निकालना है और विदेशी शब्द निकालना है। चलिएगा, अब जैसे यहाँ शब्द कैसे होंगे, देखिए, एक शब्द हो गया कृषि, दूसरा शब्द हो गया दधी, तीसरा शब्द आपका खत, ठीक है, फिर आपका सर्प, फिर आपका यहाँ से खेत, घर, ठीक है, दुग्ध, आम्र, पक्षी, नाक और कार। तब चलिए, शब्द तो बन गए, अब इनको छांटिए, तत्सम को अलग कीजिए, तद्भव को अलग कीजिए और आपका जो विदेशी शब्द है उसको अलग कीजिए जल्दी से। कृषि, दधी, खत, फिर आपका सर्प, कार, खेत, घर, पक्षी, नाक, आम्र, ठीक है। इन सभी शब्दों से आप अलग अलग कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में बेटा हमने
यहाँ प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद पड़े हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पड़े हैं। आज हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, जिसमें प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, ये आपका पुल्लिंग है और एक वचन है। इस वाक्य को आप परिवर्तित कर सकते हो, लड़के को आप परिवर्तन कर सकते हैं एक वचन से बहुवचन में। आपने देखा ये आपका विकारी शब्द है क्योंकि इसमें परिवर्तन आ गया है, क्योंकि हमने इसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर दिया है। साथ में आप इसके लिंग के आधार पर भी इसे परिवर्तित कर सकते हो, लड़की खेल रही है भी लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा वाक्य है लड़की पढ़ती है, ये एक वचन स्त्री लिंग में है, इसका परिवर्तन हो जाता है बहुवचन में। साथ में आप इसे लिंग के आधार पर भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है, वे आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके चार भेद हैं या चार प्रकार हैं। चार प्रकार के विकारी शब्द हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, वे आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है, जैसे तथा, और, लेकिन, कल, आज, हाय, तुरंत, धीरे धीरे, ये सभी आपके अविकारी शब्द हैं। आप इनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कभी भी परिवर्तन नहीं कर पाओगे। अविकारी शब्द के भी चार प्रकार हैं, जिसमें क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया और विस्मयादि बोधक हो गया। तो आइए इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें सीखी उसे भी हम दोहराते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद: विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। ये पूरा चैप्टर का जो है ओवरव्यू हमने यहाँ पर दिया, तो आप इन सभी को कीजिएगा। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने शब्द विचार शब्दों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने तीन आधारों पर शब्दों के भेद पढ़े हैं: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आज की क्लास में हमने प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद किए, साथ में कुछ अभ्यास प्रश्न भी किए। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।